सर्वशक्तिमान धन के देवता प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। आज का यादृच्छिक पुरस्कार वितरित किया गया है। बधाई हो मेजबान, आपको 1000 युआन मिले हैं। वर्तमान शेष 97,550 ट्रिलियन। मिशन 1 पहला उपभोग। मिशन उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुल खर्च की गई राशि 0/1 लाख। मिशन पुरस्कार डबल रिबेट कार्ड। 9 नेदरवर्ल्ड राक्षसी आत्मा स्तर 90। सुबह 8 बजे मेरे सिर में गूंजती प्रणाली की आवाज से मैं चौंक कर जाग गया। मुझ पर बेबसी की लहर छा गई। जब से मैं इस समानांतर दुनिया में स्थानांतरित हुआ हूँ, ये सिस्टम मेरा निरंतर साथी रहा है। मेरा नाम लिन यू है। एक बार मर गया, वापस जीवन में आया और अब 3 साल हो गए हैं। सबसे पहले जब मैंने धन के देवता प्रणाली को सक्रिय होते देखा, लेकिन फिर इस शापित सिस्टम ने अंडरवर्ल्ड मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया। बैंक ऑफ द नेदरवर्ल्ड द्वारा मुद्रित छायादार सिक्के और बैंक नोट जारी करना, जो जीवित लोगों की भूमि में पूरी तरह से बेकार हैं। क्या ये किसी तरह का लाभ है जिसका आनंद मैं केवल मरने के बाद ही ले सकता हूँ? लेकिन मैं वास्तव में फिर से मरना नहीं चाहता। जैसे ही मैंने सिस्टम इंटरफेस को बंद किया, मेरी दृष्टि में एक नई सूचना दिखाई दी। मेरी आंखों के सामने रक्त लाल पाठ की 2 पंक्तियां दिखाई दी। बधाई हो, आपको हॉरर गेम के 5वें बंद बीटा परीक्षण में भाग लेने के लिए चुना गया है। गेम स्टार्ट काउंटडाउन 15 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। यह क्या है? मैं स्तब्ध रह गया। मेरी आत्मा में सिस्टम की उपस्थिति की परिचित लगभग अंतर्निहित भावना के विपरीत मेरे अंतर्मन ने मुझे बताया कि ये रक्त लाल शब्द सिस्टम से नहीं थे, क्योंकि सिस्टम की तुलना में ये 2 पंक्तियां कच्ची, कम गुणवत्ता वाली लगती थी, जैसे कि कोई अन्य शक्ति मुझे बुला रही हो, अंधेरा, ठंडा, विचित्र, खूनी और मौत की परिचित गंध लेकर। अब से 16 घंटे बाद आधी रात को मैं हॉरर गेम में प्रवेश करूंगा। मुझे शांत रहना पड़ा। खून से लाल रंग के टेक्स्ट में कहा गया था कि मैं 5वीं लहर हूँ, इसलिए ये हॉरर गेम कुछ समय से चल रहा होगा। सबसे पहले इस हॉरर गेम पर कुछ शोध करना सबसे अच्छा होगा। मैंने बाइडू एनसाइक्लोपीडिया खोला, हॉरर गेम कीवर्ड टाइप किया और सर्च पर क्लिक किया। जल्दी ही मैंने जिन पोस्ट को ब्राउज किया, उनमें से मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की। हर जगह हो रही स्पष्टीकृत घटनाएं हॉरर गेम से लौटने वाले खिलाड़ियों के कारण थीं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हाल ही में स्थापित जांच केंद्र नंबर 9 को विशेष रूप से हॉरर गेम के अस्तित्व से निपटने के लिए बनाया गया था। चुने गए लोग भूतों से भरी दुनिया में प्रवेश करेंगे और जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। इंस्टेंस के भीतर नियमों को तोड़ने का मतलब भूत के हाथों मौत थी। इसके अलावा हर बार जब कोई इंस्टेंस में प्रवेश करता है, तो उनमें से कम आधे लोग मर जाते हैं। हालांकि जो बच जाते हैं, उन्हें भूतों को वश में करने और गेम के भीतर भूत की वस्तुएं प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। जीवन या मृत्यु, ये सब व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। ये सब पढ़ने के बाद मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर खेल की दुनिया में वाकई भूत हैं, तो उनका असली दुनिया में भी दिखाई देना पूरी तरह असंभव नहीं है। शायद ये बंद बीटा परीक्षण आमंत्रण प्राप्त करना एक अच्छी बात है। मुझे एक स्पष्ट भावना थी कि गॉड ऑफ वेल्थ सिस्टम द्वारा जारी अंडरवर्ल्ड मुद्रा इस खेल की तैयारी में हो सकती है। हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था, फिर भी मैं बाहरी कारकों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकता था। अगर मुझे जीवित रहना था, तो मुझे हर अवसर का लाभ उठाना था। मैंने एक गहरी सांस ली, कुछ सरल तैयारियां की और इंस्टेंस के खुलने का इंतजार किया। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड, और जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, फर्श से एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी। फिर मेरे पैरों के नीचे की जमीन फट गई और मैं नीचे की ओर गिर पड़ा। उसी समय एक डरावनी आवाज गूंजी, हॉरर गेम में आपका स्वागत है। इस इंस्टेंस का नाम येलो स्प्रिंग्स इन। मिशन 2 दिनों तक काम करने और जीवित रहने का प्रयास करें। वर्तमान में जीवित बचे लोग 6। पलक झपकते ही मैं एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। ऊपर देखते हुए मैंने जीर्ण प्राचीन इमारतें लग रही थी, फिर भी हॉरर गेम द्वारा पैदा की गई बेचैनी को धोखा दे रही थी। ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई नौसिखिया है, मेरे अलावा। एक पल की चुप्पी के बाद परिपक्व महिला ने अपने डर को दबाते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तो आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने पुष्टि की। मैं चौथे बंद बीटा परीक्षण का हिस्सा था। हमें हर आधे महीने में इस तरह के उदाहरण से गुजरना पड़ता है। यह अब मेरा 5वां मौका है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 5 उदाहरणों से बच गया है, ये स्थिति सभी को थोड़ी मानसिक शांति देती है। बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने, जैसे कि सभी के विचारों को समझ रहा हो, अपना सिर थोड़ा हिलाया।
उसकी भुजाओं पर अनगिनत भयानक काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। जरा देखो तो, ये जीवित रहने की कीमत है। यह नज़ारा देखकर दोनों महिलाओं ने डरकर अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया, लगभग चीखने लगीं। मैं भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाला, आगे बढ़ा और उस आदमी को संबोधित किया। सर, इतने सारे उदाहरणों से बच पाना प्रभावशाली है। क्या आपके पास कोई अनुभव है जिसे आप हम नए लोगों के साथ साझा कर सकते हैं? बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने आवाज की ओर देखते हुए अपनी आस्तीन नीचे कर ली। मेरी शांति देखकर वह अंदर से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इस युवक की मानसिकता दूसरों से बेहतर है। वह वास्तव में इस उदाहरण से जीवित बच सकता है। फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, इन डरावने खेलों में भूत केवल अंधाधुंध हत्या नहीं करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इससे गुजर चुका है, मैं सभी को 2 मुख्य बिंदुओं को याद रखने की सलाह देता हूँ। पहला, इन डरावने खेल उदाहरणों में भूत केवल उन लोगों को मारते हैं जो नियम तोड़ते हैं। दूसरा, बुनियादी नियमों को सीधे खिलाड़ियों को बताया जाएगा। 6 बकरी दाढ़ी वाले आदमी की बातें सुनकर मेरी हथेलियों में पसीना आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कल शोध किया था, जिससे ये काफ़ी हद तक विश्वसनीय हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि यह सब कुछ हो जिसके बारे में पता होना चाहिए। जीवित रहने की चाह में किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी बलि दी जा सकती है। तभी लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ गूंजी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ के साथ सभी चौंक गए, साथ ही शोर के स्रोत की ओर देखने लगे। एक बूढ़ी खांसी के बाद पुराने जमाने के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से बाहर आया। उसने एक घिसा हुआ काला झोंकशान सूट पहना हुआ था। बूढ़े आदमी की त्वचा राख जैसी थी, उसका चेहरा झुर्रीदार और जिगर के धब्बेदार था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के दरवाजे पर खड़ा हो, उसकी पीठ झुकी हुई थी। बूढ़े आदमी की धुंधली आंखें हम पर घूम रही थीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह बोला, सबका येलो स्प्रिंग्स इन में स्वागत है। मैं इस सराय का मैनेजर हूँ जिसे मालकिन ने आपको आपके काम सौंपने के लिए नियुक्त किया है। उसकी सांस ठंडी थी, उसकी आवाज़ उसकी खांसी से भी ज्यादा कर्कश थी, जिसे सुनकर ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। एक गहरे बैठे डर ने एक सहज वृत्ति की तरह हमें बताया कि हमारे सामने वाला बूढ़ा आदमी भूत था। फिर बूढ़े आदमी ने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया और 2 बार खांसा। हालांकि काम शुरू करने से पहले हमारे सराय के कुछ नियम हैं जिन्हें मुझे सभी को समझाना है। ये संभवतः वे बुनियादी नियम थे जिनका जिक्र बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने किया था, वे घातक नियम जिन्हें इस डरावने खेल में तोड़ा नहीं जा सकता था। सभी ने अपने दिलों में डर को दबा लिया और सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। सबसे पहले, चाहे आपको फ्रंट डेस्क या किचन में नियुक्त किया गया हो, आपको अपना पूरा प्रयास अपने काम को पूरा करने में लगाना चाहिए। अगर आप आलसी हैं तो मालकिन आपको नहीं छोड़ेंगी। इस बिंदु पर मैंने बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में आशंका की एक झलक देखी। ऐसा लग रहा था कि वह मालकिन से भी डरता था। दूसरे शब्दों में, मालकिन मैनेजर से भी ज्यादा शक्तिशाली भूत थी। दूसरा, सराय में सभी सामान पुराने हैं और आसानी से टूट जाते हैं। यदि आप कुछ तोड़ते हैं तो आपको इसकी भरपाई करनी होगी। बूढ़े व्यक्ति ने जानबूझकर शब्दों पर जोर दिया कि इसकी भरपाई करें, जो स्पष्ट रूप से कुछ संकेत देता है। तीसरा, मेहमानों का विरोध न करना याद रखें। हालांकि अगर आप किसी मेहमान से झगड़ते हैं तो मालकिन आपको सजा नहीं देगी, लेकिन हमारी सराय में कई ऐसे मेहमान आते हैं जो बहुत गुस्से में रहते हैं। अगर उन्हें आपको अनुशासित करने का कोई बहाना मिल जाता है तो मालकिन आपकी मदद नहीं करेगी। बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया और हंसा। ठीक है, क्या किसी के पास कोई सवाल है? बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा और स्वाभाविक रूप से हम 5 में से किसी ने भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े आदमी ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर काम सौंपना शुरू कर दिया। तुम बड़े आदमी, तुम इतने मजबूत हो, इसलिए तुम मजबूत हो। रसोई में जाओ और सब्जियां काटने में रसोइये की मदद करो। उसने पहले बकरी दाढ़ी वाले आदमी को चुना। बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने खुले लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद बाएं मुड़ो और तुम रसोई पाओगे। बकरी दाढ़ी वाले आदमी ने हमारी ओर देखा, उसकी आंखें ध्यान रखने का संदेश दे रही थीं, रुका नहीं और सीधे लकड़ी के दरवाजे में चला गया। फिर बूढ़े आदमी ने परिपक्व महिला और युवा आदमी को देखा। तुम दोनों अतिथि कक्षों की सफाई के प्रभारी हो। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद दाएं मुड़ो और अपने औजार लेने के लिए श्रीमती झांग को ढूंढो। इसके बाद बूढ़े आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। तुम कुछ हद तक शिक्षित दिखते हो। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद सीधे दूसरी मंजिल पर जाओ और #39 मैनेजर और #39 साइन वाला कमरा ढूंढो और अंदर प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें हिसाब किताब करना सिखाऊं, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना? सीधे दरवाजे से जाओ और तुम्हें मुख्य हॉल मिल जाएगा।
बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखते हुए कहा, उसका झुर्रियों वाला चेहरा भयावह चालाकी से भरा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों युवा जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और कोई परेशानी नहीं पैदा करोगे। उसके शब्दों और उस भयावह मुस्कान ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मेरे बगल में बैठी छोटी छात्रा और भी कांप उठी। खुद को संभालते हुए मैंने कांपती हुई छात्रा का हाथ पकड़ा और उसे लकड़ी के दरवाजे की ओर ले गया जो बूढ़े मैनेजर के पास से गुजर रहा था। लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक अंधेरा जीर्ण शीर्ण गलियारा था जिसके दोनों ओर अजीब तरह से चमकती हुई लकड़ियां ढेर थीं। गलियारे में ठंडी हवा चल रही थी, साथ में भूतों की डरावनी हंसी भी थी जिससे छात्रा और भी ज्यादा डर गई थी। शायद खुद को शांत करने के लिए छात्रा, जो अब तक चुप थी, आखिरकार मुझसे बोली, पहले के लिए धन्यवाद। मेरा नाम ले है। वह अपना परिचय जारी रखने वाली थी लेकिन मैंने उसे बीच में रोक दिया। अपना पूरा नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस जियाओ ले बुलाऊंगी। मेरा उपनाम लिन है, इसलिए आप मुझे लिन कह सकते हैं। न तो बकरी दाढ़ी वाले आदमी और न ही पुराने प्रबंधक ने अपना असली नाम बताया, इसलिए बेहतर है कि हम भी न बताएं। जियाओले मेरी दलील समझ गई। उसका पीला चेहरा सिर हिला रहा था। फिर वह फुसफुसाए, धन्यवाद। हम जल्दी से गलियारे से गुजरे और सराय के पिछले दरवाजे पर पहुंचे। पिछला दरवाजा खुला था। एक साधारण रिसेप्शन डेस्क और लकड़ी की मेज और कुर्सियां 3 बड़े वाइन जार के पास रखी थीं। पूरा हॉल खाली था। जियाओले और मेरे अलावा वहां कोई और नहीं था, यहां तक कि कोई भूत भी नहीं था। क्या अब हम क्या करें? जियाओले ने सहज रूप से मुझसे पूछा। जियाओले के हैरान भाव को देखते हुए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से जवाब दिया, डरने का अब और समय नहीं है। अब से हर कदम जीवन या मृत्यु का परीक्षण है। हमें मेहमानों के आने का इंतजार करना होगा। तभी हवा का एक ठंडा झोंका दरवाजे से अंदर आया। उसके बाद एक दुर्गंध आई जिसने मेरे नथुने पर हमला किया। मैंने देखा और एक मोटा आदमी देखा। उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था, घिनौने सेंटीपीड जैसे निशानों से ढका हुआ था। वह केवल कुछ गंदे चिथड़ों में लिपटा हुआ था। उसका पेट फूला हुआ था, उसकी त्वचा बीमार हरे रंग की थी, उसका चेहरा विकृत था और उसके नुकीले दांत तीखे थे जो उसे वास्तव में क्रूर रूप दे रहे थे। उसके गले से अजीब सी गुड़गुड़ाहट की आवाज निकल रही थी जिससे जियाओले के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसी समय उसके खुले मुंह से चिपचिपी लार की धार बह रही थी, मानो वह किसी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट चीज को देख रहा हो। उसे देखते हुए मुझे अचानक मकान मालकिन और पुराने मैनेजर के शब्द याद आ गए और मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गया। स्वागत है सम्मानित अतिथि, कृपया अंदर आइए। जैसे ही मैंने बात की मैंने उसकी प्रतिक्रिया देखी। निश्चित रूप से मोटे भूत ने निराशा का स्पष्ट भाव दिखाया। तो ये सिर्फ एक वेटर है। अगर आपने बात नहीं की होती तो मुझे लगता कि यह जगह स्वयं सेवा सामग्री प्रदान करती है। फिर वह सराय में चला गया। मैं ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। ये वास्तव में एक डरावना खेल था जिसके आधार में हत्या का इरादा छिपा हुआ था। मोटा भूत एक मेज पर चला गया और धीरे से बैठ गया। छोटी कुर्सी उसके विशाल मांस के वजन के नीचे कान फाड़ने वाली तरह से चरमरा रही थी जिससे जियाओले और मैं उछल पड़े। सौभाग्य से उसने कुर्सी नहीं तोड़ी, अन्यथा कौन जानता है कि हम फंस जाते। मैं राहत की सांस ले रहा था जब मोटे भूत ने अचानक 2 सिक्के मेज पर पटक दिए और ठंडे स्वर में कहा, मेरे लिए एक बर्तन में गर्म पानी, चॉपस्टिक और एक कटोरा लाओ। मैंने तुरंत सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निश्चित रूप से सर। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो मैं मेज पर पड़े 2 सिक्कों पर नजर डालना नहीं भूला। अगर मैं गलत नहीं था तो वे सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले एक ही प्रकार के सिक्के थे। मैं हॉल के कोने में गया जहां एक लकड़ी के कोयले के चूल्हे पर पानी की केतली उबल रही थी। जियाओले मेरे पीछे पीछे आया। आखिरकार किसी ग्राहक को देरी या अनदेखा करने से हमारी जान जा सकती थी। काले रंग के चायदानी, कटोरे और चॉपस्टिक अलग अलग अलमारियों पर ढेर में रखे हुए थे। अजीब बात यह थी कि चाहे वह चायदानी हो या कटोरे और चॉपस्टिक, उन पर बने पैटर्न अनगिनत इंसानों के चेहरों जैसे दिखते थे। जियाओले उबलती केतली को उठाने में मेरी मदद करने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। चायदानी भारी है, मुझे उठाने दो। पछताने से बेहतर है सुरक्षा, हम मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते, मैंने सावधानी से कहा। जैसे ही मैंने चायदानी उठाई मुझे अचानक दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये दर्द करता है, मुझे मार दो, मुझे मार दो। चायदानी के किनारे मानव चेहरों से अचानक उबलता पानी छलक आया। गर्म उबलता पानी मेरे हाथ पर छलक गया और मैंने सदमे में चायदानी गिरा दी। दुर्घटना। तेज आवाज के साथ प्रतीत होता है कि चीनी मिट्टी का चायदानी फर्श पर टूट गया। जियाओले घबरा गया, बोल पड़ा, लिन, तुमने चायदानी तोड़ दी। शायद हम इसे छिपा सकते हैं। वैसे भी किसी ने इसे नहीं देखा। मैंने जियाओले को देखा, मेरे दिल में उसके लिए कृतज्ञता की एक झलक थी। हालांकि डरपोक, कम से कम वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। हालांकि मैं जानता था कि इसे छिपाना समाधान नहीं था।